अस्सलाम वालेकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सिंध के तालीमी इदारों की बात करते हैं। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस, इसी को देखते हुए वज़ीर तालीम सिंध ने 15 दिनों के लिए स्कूल्स बंद कर रहे हैं, ऐसा ऐलान कर दिया। बिल्कुल, 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पहली से 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, मगर ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। विफाक से पहले सुबह की शफकत, वजीर तालीम सिंध ने सुबह भर में 15 रोज के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक तमाम निजी व सरकारी स्कूल्स पर होगा, मगर स्कूल्स के असातिज़ा को रोजाना होमवर्क देने के लिए स्कूल आना होगा, जबकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम जारी रखी जाएगी। बच्चे ऑनलाइन वो नहीं पढ़ पाते जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं। अब वो हाथ में उनके टैबलेट दे दिए जाते हैं, उसमें कभी नेट का मसला हो रहा है, कभी वीडियो कॉलिंग सही नहीं हो रही। इनको डिफरेंट मॉडल्स लाने चाहिए, ई लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पेपर हो रहे थे, वो कैंसिल हो गए, तो हमारे वो लॉस हुआ बहुत सारा। हमने इतनी तैयारी की थी। छुट्टियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। पहले भी 1 साल छुट्टियां हुई हैं और अब फिर इन लोगों ने छुट्टियां कर दी हैं, इसलिए छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। तो हमने मेहनत की है पेपर के लिए, इस बार फिर से वही होगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। विफाकी हुकूमत को तालीमी करने के हवाले से हतमी फैसला मंगल को करना था, लेकिन सिंध ने पहले ही मंगल से स्कूल्स बंद करने का फैसला सुना दिया। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। तालीमी साल के आखिरी महीने चल रहे हैं। इस वक्त 2 हफ्तों की छुट्टियों के तालीम पर हौलनाक नताइज निकलेंगे। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैदर अली वजीर तालीम सिंध के ऐलान के बाद फट पड़े। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इस बात पर मुशावरत और इत्तेफाक हुआ था कि मुकम्मल लॉकडाउन से पहले सिर्फ तालीमी अदारों को बंद नहीं करना चाहिए, और ये कि तालीमी अदारों को बंद करने का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ अगर हम तालीमी तनाजुर में बात करें तो तालीमी साल के आखिरी 2 महीने चल रहे हैं। इसमें अगर 15 दिन की छुट्टियाँ दे दी जाएं, फिर रमज़ान शरीफ आ जाएंगे, ईद की छुट्टियाँ होंगी, जून में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के इम्तिहानात हैं, जुलाई में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हैं। तो ये सब कुछ कैसे होगा, और ये सारा कैलेंडर जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बुरे तरीके से ख़राब हो जाएगा। इस तालीमी साल में पहले ही स्टीयरिंग कमेटी सिंध में 40 से 50% सिलेबस को कम कर चुकी है। ऐसे में 15 दिन या इससे ज़्यादा की जो छुट्टियां हैं, इसके बड़े हौलनाक और भयानक नताइज निकलेंगे तालीमी तनाजुर में। स्कूल्स खुलने के बाद अब 15 दिनों के लिए स्कूल्स की एक बार फिर बंदिश, एक बार फिर छुट्टियां। अब इस सारे के सारे मामले पर तालिब इल्म क्या कहते हैं, वालिदैन क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन वो नहीं पढ़ पाते जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं। अब वो हाथ में उनके टैबलेट दे दिए जाते हैं, उसमें कभी नेट का मसला हो रहा है, कभी वीडियो कॉलिंग सही नहीं हो रही। स्कूल जाके जो तालीम मिलती है वो अलग चीज़ होती है। इनको डिफरेंट मॉडल्स लाने चाहिए, ई लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है। 20 साल बाद, 10 साल बाद हम क्या बताएंगे कि हमने सिर्फ कोविड की वजह से स्कूल ही बंद कर दिया? नहीं ना, हमें कुछ सोचना चाहिए, थोड़े SOPs फॉलो करने चाहिए। अभी हमारे पेपर हो रहे थे, वो कैंसिल हो गए, तो हमारे वो लॉस हुआ बहुत सारा। हमने इतनी तैयारी की थी, उसके अंदर अब ऑनलाइन क्लास में पेपर भी नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ कि छुट्टियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। पहले भी 1 साल छुट्टियां हुई हैं और अब फिर इन लोगों ने छुट्टियां कर दी हैं, इसलिए छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। तो हमने मेहनत की है पेपर के लिए, इस बार फिर से वही होगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ऑनलाइन में पढ़ने में सही दिल नहीं लगता हमारा। कोरोना की तीसरी लहर, पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला सामने आया है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। NCUC के फैसले के हवाले से हम आपको अपडेट करें। आपको बताएं कि इस पाबंदी का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ 7 दिन चलेंगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को बंद रखी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला सामने आया है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार बंद रखी जाएगी, जबकि ट्रेन के हवाले से कहा गया है कि 70% मुसाफिरों के साथ 7 दिन चलेंगी और इसकी पाबंदी का इतलाक 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा।
देखा यही जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। सख्त ताकीद करते हैं कि मास्क पहने। अल्लाह ने करम किया, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि लापरवाही बरती जाए। अगर खुदा न खास्ता कोरोना की ये लहर फैल गई, फिर इसको कैसे संभालेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इंतबाह किया, लोगों से बराह रास्त गुफ्तगू से बोले। क्या क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको दिखाते हैं। कोरोना का ये जो तीसरा वेव है, इसको मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ, ये सबसे ख़तरनाक है। आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगी। ख़ास ताकीद करता हूँ कि ये जो सबसे आसान चीज़ है, मास्क पहनना, जिधर आप जाएं मास्क पहनें। इसका कोई ख़र्चा भी कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें एक तरफ, जो SOPs मास्क पहनने से फ़ायदा होता है, वो अब दुनिया में सब समझ बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है, ये मैं सबसे ताकीद करता हूँ कि ज़रूर पहनना शुरू करें। कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार है। 24 घंटे में मजीद 81 अमवात, 5000 से ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 60,000 से ऊपर हो गए। 3500 की हालत तशवीशनाक है। 11 अप्रैल से बंद तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला मंगल को वज़राए तालीम और सेहत के इजलास में होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पंजाब में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 2717 केसेस रिपोर्ट हो चुके। दूसरी जानिब डॉक्टर फैसल सुल्तान एक्सपो सेंटर पहुंचे और बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन, इसके अमल का जायजा लिया। फैसल सुल्तान ने अपने वालिदैन को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज सिर्फ मसाजिद और इमाम बारगाहों के अहातों में अदा की जाएगी। नमाजी घर से वजू करके आएंगे। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। मसाजिद में सहरो इफ्तार और एहतिकाफ का एहतमाम ना करने की भी अपील की गई है। आपको बताएं कि नमाज मसाजिद और इमाम बारगाहों के अहातों में अदा की जाएगी। रमज़ान मुबारक में मसाजिद के लिए NCOC की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नमाजी घर से वजू करके आएँ, NCOC ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं और मसाजिद में सहरो इफ्तार और एहतिकाफ का भी एहतमाम ना करने की अपील की गई है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, यही सिलसिला था जब इमरान खान ने अवाम की शिकायत और सवालात का बराह रास्त जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने शिकवा किया कि अदलिया ने नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दिया, जबकि हुकूमत ने 7 ज़मानती बॉन्ड्स की तजवीज़ दी थी। कहा इमरान खान अकेला ही करप्शन नहीं ख़त्म कर सकता, कौम को, अदलिया को किरदार अदा करना होगा। ये सारे गरीब मुल्कों की कहानी है। पैसा चोरी करो, इक़्तिदार में आओ, प्राइम मिनिस्टर बनो, वजीर बनो, पैसा चोरी करो, क्योंकि वो आप पैसा मुल्क में नहीं रख सकते। हवाला हुंडी से मुल्क से बाहर भेजता हूँ। हमारी तरह के मुल्कों से 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होके अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में जाता है। 1000 अरब डॉलर जब गरीब मुल्कों से वहाँ जाता है तो नौकरियाँ उधर होती हैं, खुशहाली उधर होती है, तबाही इधर आ जाती है, गुर्बत इधर आ जाती है। करप्शन सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती, करप्शन एक कौम लड़ती है। अब मैं इमरान खान हर रोज करप्शन की बात करे, लोग तो तंग आ जाए, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा। लेकिन इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया ने पूरा लड़ना होता है इस करप्शन से। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। अदलिया अगर साथ नहीं देगी, हम नहीं लड़ सकते। मैं आपको महज़ब माशरों की बात कर रहा हूँ, वो कैसे करप्शन की जंग जीतते हैं। सिंगापुर के अंदर एक उनके वजीर ने जब करप्शन की, उसको जब पकड़ा गया उसने खुदकुशी कर ली। इसलिए उसने खुदकुशी की कि माशरे में उसकी जगह ख़त्म हो गई। यहाँ बड़े बड़े करप्ट लोगों को, उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई VIPs आ रहे हैं। सारे लोग उनको ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया। लोग उनको जब बुरा ही नहीं समझेंगे तो क्या आपका ख्याल है कानून बनाने से करप्शन ख़त्म हो जाती है? एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी हम कानून के ऊपर हैं। जरूरत कैसे हुई पाकिस्तान के कानून की कि हमारे ऊपर हाथ डालो? वो जाके मुजाहरे कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जिसकी गवर्नमेंट गिराओ इमरान खान की, इससे बुरा आदमी कोई नहीं आया। क्या जंग चल रही है? इमरान खान का क्या कसूर कि जी NRO नहीं दे रहा?
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हुकूमती मेडिकल कमेटी पर फिर सवाल उठा दिए। कहते हैं नवाज शरीफ के टेस्ट लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, अल्लाह खैर करे अब कहीं वही टीम मरियम नवाज के टेस्ट भी ना ले ले। उनका कहना था कि बीमारी नवाज शरीफ का मसला नहीं, उनका इलाज जरूर होना चाहिए मगर पाकिस्तान में। अगर आप गौर करें तो सवाए तहरीक इंसाफ के कोई वफाकी जमात ही नहीं है और इमरान खान के अलावा कोई वफाक का लीडर ही नहीं है। PMLN हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई, ये अपनी नाबालिग सियासी क़यादत की वजह से सुकड़ गए। पहले सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ थे, अब सारे मिलकर एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद में मसरूफ हैं। आधी पार्टियां जो हैं वो PDM की वो पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई हैं, आधी पार्टियां जो हैं वो नून लीग के साथ मिली हुई हैं। दोनों को पता नहीं कि वो चाहते क्या है। आप इमरान खान फोबिया से अब निकल आए। आपने 2.5 साल 3 साल कोशिश कर ली, आप हुकूमत को रुखसत नहीं कर पाए। PTI वो वाहिद पार्टी है जो 1100 साढ़े 1100 में से 1000 से ऊपर लोग कैंडिडेट खड़े कर सकती है। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, इनके पास तो हल्कों में लोग नहीं है। नवाज शरीफ साहब उनके हवारी एक पूरा ड्रामा बना के ले जा रहे थे कि वो बड़े बीमार हैं। यही कहा था कि मसला बीमारी का नहीं है, उनका इलाज जरूर होना चाहिए, लेकिन उनका इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी मरीज जो हैं उनका इलाज होता है। उस वक्त कमेटी बनाई गई थी जिसने उनके टेस्ट वगैरह किए थे। अब अल्लाह खैर ही करे वही कमेटी मरियम के टेस्ट बना ले। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ना आर हुआ ना पार हुआ, इनका काम तो तमाम हुआ, PDM ख़त्म हो चुकी। बताया मरियम नवाज का नाम ECL में निकाले, ECL से इसकी कोई दरख्वास्त नहीं आई। मैंने ऐसी दुनिया में पहली अपोजिशन देखी है जो एक अपोजिशन दूसरे को नोटिस दे रही है। अगर आज इस्लामाबाद के हालात आपके सामने हैं, अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। मैं पहले कहता था कि ये नहीं आएंगे। PDM ठुस हो गई है, PVDM टैं फिश हो गई है। ECL से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की कोई दरख्वास्त नहीं आई। उसने खुद ये कहा है कि मुझे तश्तरी में भी बोर्डिंग कार्ड दे दिया जाए और टिकट दे दिया जाए तो मैं नहीं जाऊंगी, बात ख़त्म होगी। वैसे मैंने टेस्ट के तौर पर इमरान खान साहब से पूछा था कि अगर मरियम दरख्वास्त दें ECL में से निकलने के लिए, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इमरान खान ये कहे कि नो वे एट ऑल, तो इसका मतलब है कि उसको जाने की इजाज़त इंटीरियर अव्वल तो अप्लाई ही नहीं किया, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ बात करते हैं अपोजिशन की, तो पीपल्स पार्टी के बाद जमाते इस्लामी ने भी स्टेट बैंक से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। फाजिलपुर में मीडिया से बात करते हुए सिराजुल हक ने कहा अगर इस ऑर्डिनेंस का इतलाक हो गया तो मुआशी शहरग IMF के कंट्रोल में आ जाएगी। मुतालबा किया कि हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को वापस लेकर कौम से माफ़ी मांगे। ऑर्डिनेंस पे अगर अमल हो जाता है तो स्टेट बैंक पाकिस्तान का ये अब हमारा नहीं होगा, ये IMF का एक ज़ीली इदारा होगा। उनके एडवाइस और मशवरों पर पाकिस्तानी कौम को नचोड़ना, उनके गर्दनों को मरोड़ना और पैसे जमा करना और पैसा IMF के हवाला करना, यही उनका काम होगा। अब उसका कोई ऑडिट पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर सकती। अब वो पार्लियामेंट के सामने स्टेट बैंक का गवर्नर जवाबदेह नहीं है। अब वहाँ के मुलाजिमीन पर पाकिस्तान के क़वायद और ज़वाबित का जो सरकारी मुलाजिमीन के लिए है उसका इतलाक़ नहीं होगा। और ये बिल्कुल पाकिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक और कंपनी होगी और हमारा माशी शहरग उनके कंट्रोल में होगा। इसलिए जमात इस्लामी ने हुकूमत की इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद किया है और हम मुतालबा करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को हुकूमत वापस ले ले और कौम से माफ़ी मांग ले। आपका अपना वज़ीर आज़म अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर वज़ीर आज़म इमरान खान फ़ोन कॉल्स पर अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए। सबके मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म अवाम के मसाइल सुन रहे हैं और उन्हें हल भी कर रहे हैं। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। इमरान खान ने खातून को तसल्ली दी, कहा महंगाई पर काबू के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। बुजुर्ग शहरी अपनी जमा पूंजी लूटने की रोदास सुनाते हुए रो पड़े। ये ऐसा पहली दफा हुआ तो 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे इंसान को अटेंड करना, किसी ने अटेंड भी नहीं किया।
आप पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत ये है कि मेरी आंखों में आंसू हैं, दिल मेरा बाहर जा रहा है। सारी पूंजी मैंने 10 साल पहले प्लाट लिया, आज 1.5 साल हो गए हैं, हम रसवा हो रहे हैं सर। इमरान खान ने शहरी को मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, कहा हुकूमत कब्जा माफिया से जंग लड़ रही है। इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट अब कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। वजीर आजम से गुफ्तगू के लिए अवाम की फोन कॉलों का तांता बंधा रहा। इमरान खान ने सबके मसाइल सुने और उन्हें बर वक्त हल करने की यकीन दहानी भी कराई। बोलने की आज़ादी, लिखने के आज़ादी, सोचने के आज़ादी, ये आपके हक है, हर पाकिस्तानी का हक है। वोट का जो आज़ादी है इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, इसको भी हमने बहाल करना है। और वो मुआशी आज़ादी जो हर पाकिस्तानी का हक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IMF का जो PTIMF डील के नतीजे में हर पाकिस्तानी की सियासी और मुआशी सूरत हाल पे डाका डाला गया है। आज हर पाकिस्तानी को महंगाई से हमें आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, बेरोज़गारी से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा, गुर्बत से आज़ादी दिलवाना पड़ेगा। और ये आपका माजी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ रहा है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली है तो हमने, चाहे वो आपकी जमहूरी और इंसानी हकूक़ की बात हो या आपकी मुआशी हकूक़ की बात हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख़ ये कहती है तो अगर पाकिस्तान के अवाम को ये हकूक़ मिले हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिले हैं, किसी और के दौर में नहीं मिला है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को, जैसे मैंने कहा, वोट का हक तो दिलवाया, मगर जो रोज़गार का वादा था, जो मुआशी तरक्की का वादा था, उस पे भी पूरी तरह उतर पाया। पाकिस्तान की मईशत बैठ चुका था, हमारा मोराल भी बैठ चुका था, मईशत भी बैठ चुका था, और कायद अवाम ने पाकिस्तान की हर शहरी के लिए अगर या रोज़गार की पाकिस्तान के अंदर बंदोबस्त करने की कोशिश की तो वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, वो लेबर रिफॉर्म्स के थ्रू, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स करने के थ्रू, वो स्टील मिल खड़ा करने से जो आजकल PTI कोशिश कर रहा है कि वो आपका असासा बंद पड़े रहे, इस किस्म के इदारे खड़े करके पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दिलवाया, हुकूमत की तरफ से भी रोज़गार दिलवाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू भी रोज़गार दिलवाया, हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर भी रोज़गार का बंदोबस्त किया था। ना सिर्फ हर पाकिस्तानी को मुफ्त पासपोर्ट का जो बंदोबस्त था उसका ये फ़ायदा था, मगर बाहर जाके अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, अपना फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, चाहे वो अरब ममालिक हो या यूरोपियंस यूरोप के ममालिक हो, उनके साथ बात की कि मेरे पाकिस्तान को, नौजवान को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, आप उनके लिए रोज़गार के बंदोबस्त करें। और आज हमारा बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके पास इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका ना सिर्फ मुआशी पोटेंशियल है और जियोग्राफिकल रीजंस की वजह से और अपनी रिसोर्सेज की वजह से, मगर एक इतना नालायक, नाअहल, कठपुतली हम पे मसलत किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है इन पिछले 3 सालों में, पाकिस्तान की तारीख में इतना नुकसान पाकिस्तान की मईशत को कभी नहीं पड़ा है। अगर इमरान खान साहब जो हुकूमत से पहले वादा करता था, हुकूमत में आने से पहले वादा करता था कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगा, वो 50 लाख घर बना के दिलवाएगा, अब वही इमरान खान की 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि उसने पाकिस्तान की आवाम को तारीखी बेरोज़गारी में धकेल दिया है।
जिनके पास रोजगार था इमरान खान की हुकूमत आने से पहले, आज उनके पास रोजगार नहीं है। अगर इतने करोड़ नौकरियां देना था तो आप मुझे बताएं, क्या ऐसा कोई एक जिला है जहां आपको पता है कि यहां इमरान खान साहब ने नौकरी दिलवाया है? और आपको क्या याद नहीं है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में क्या होता था? क्या आपको याद नहीं है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में क्या होता था? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए तो एक नारा आम थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। और ये हमारे नारे जो आजकल हमारे नारे हैं ना, हर सियासी जमात आपके नारे चोरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे नारे में इसलिए ताकत है, इसलिए कि हम ना सिर्फ अपने नारे पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, अपने जान तक कुर्बान करने को तैयार होते हैं, मगर इन पे डिलीवर भी करते हैं। ये इसलिए शहीद बीबी के लिए नारा लगती थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कोई ये नहीं कह सकता था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो हम किसी को रोजगार से निकालते तो नहीं है। और जो भी सियासी जमात हो या आजकल के सिलेक्टेड हुकूमत हो कि माजी के दूसरे हुकूमत हो, जब भी वो हुकूमत में आए हैं वो पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगारी भुगतना पड़ा है। और आज हम ना सिर्फ बेरोजगारी भुगत रहे हैं, तारीखी बेरोजगारी भुगत रहे हैं, तारीखी महंगाई भी भुगत रहे हैं। इस किस्म का महंगाई किसी ने कभी नहीं देखा, आपके बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। जब हम जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारा मुआशी सूरत हाल ये था नहीं था। जब आधा पाकिस्तान हमसे काटा गया था तब भी हमारा मुआशी सूरत हाल ऐसा नहीं था। अब जब खान साहब की कठपुतली हुकूमत का सिर्फ 3 साल के बाद, सिर्फ 3 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार -0.4 पे पहुंच चुका। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या ग्रोथ रेट की जो शरह है वो नेगेटिव में गया। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा। आजादी से लेके इमरान तक ये पाकिस्तान की तारीख में अभी कैसे कभी नहीं हुआ था। लेकिन खान साहब के दौर में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बांग्लादेश से भी पीछे है और अफगानिस्तान से भी पीछे है। हमारा महंगाई का जो शरह है वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी आगे है। ये आपको पता है, ये हर पाकिस्तानी को पता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़वातीन को पता है कि महंगाई की शरह में कितना इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया हो, दवाइयों की कीमत, गैस की बिल हो, बिजली की बिल हो, दवाइयों की बिल हो, इस ग्लोबल वबा के दौरान वो जितना महंगाई इमरान खान की दौर में हुआ है वो पाकिस्तान की आज़ादी से लेके इमरान खान तक इतना महंगाई नहीं। और हमें हमने आईनी तौर पे कानूनी तौर पे सारे सूबों को उनका हक दिलवाए थे, उनका अपने वसाइल का मालिक बनाए थे, उनका अपना जो NFC शेयर के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक जितना शेयर मिलना चाहिए थे उनका कागज़ के तहत, आइन के तहत, हकूक़ के तहत तो दिलवाए थे। वो हमारा काम था, हमारा फ़र्ज़ था
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल की जद्दोजहद थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का 10 साल बाद का वादा था, वो फर्ज आपने पूरा कर दिया। लेकिन फिर आपके बाद किसी ने ना NFC अवार्ड पे सूबे को उनका हक पहुंचाए, ना 18th अमेंडमेंट के मुताबिक सूबे को उनको हकूक दिलवाए, और फिर वो सूबों से पूछते हैं कि आप में पासमानदगी इतना क्यों है, आपके यहाँ गुर्बत इतना क्यों है, आपके यहाँ डेवलपमेंट इतना क्यों है। वो इसलिए कि वो सूबे को उनको हक नहीं दिलवा सकते हैं, वो उनका शहर नहीं दिलवाते हैं, फिर उनको ताना देते हैं कि आप इतना गरीब क्यों हो। हमें खुद खड़ा होके खुद जद्दोजहद करना पड़ेगा। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत का हक छीना, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए गरीबों का हक छीना, वैसे ही आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को खड़ा होकर अपना जमहूरी हक छीनना पड़ेगा, अपना मुआशी हक छीनना पड़ेगा। हम समझते हैं कि जैसे शहीद भुट्टो ने हमें सिखाया, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि जमहूरी अंदाज में कैसे तहरीकें चलाई जाती हैं, जमहूरी अंदाज में कैसे ऑपोजिशन किया जाता है, और जमहूरी अंदाज में ऑपोजिशन करते हुए अपने अवाम के लिए हुकूक छीना कैसे जाते हैं, आपके मुखालिफ को शिकस्त कैसे दिलवाया जाता है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है। पाकिस्तान की तारीख में ऑपोजिशन करने के लिए दो ही तरीक़ेकार, एक वो जमहूरी तरीक़ेकार जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमेशा से अपनाती है और आज भी इंशाल्लाह अपना रही है और आगे जाके भी अपनाएगी, जो कि एक सक्सेसफुल कामयाब मॉडल है जिसने माजी में भी हमें रिजल्ट्स दिए थे और बड़ा रिसेंटली भी हमें रिजल्ट्स दिखाए थे। और एक दूसरा मॉडल है, आपको याद होगा, हम कायदे अवाम के बरसी पे आज बात कर रहे हैं, वो 9 सितारे वाले मॉडल, वो PNA वाला मॉडल, वही मॉडल था जो इमरान ने अपनाया था, और वही मॉडल है जो दूसरों ने माजी में अपनाए हैं। और उस मॉडल का खतरा क्या है? उस मॉडल का खतरा ये है कि आप ना सिर्फ अपने अवाम को वो हुकूक नहीं दिलवाते हो, आप ना सिर्फ जमहूरियत में कामयाबी नहीं लेकर आते हो, बल्कि आप ऐसे बहरान पैदा करते हो, आप ऐसे सूरत हाल पैदा करते हो जिससे आमरीत कायम होती है, जिससे किसी तीसरी फौज से, किसी गैर जमहूरी फौज को मौका मिलता है। जैसे 9 सितारे वाले मूवमेंट के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ और पूरा मुल्क के साथ हुआ था, या जैसे इमरान के ड्रामे वाले धरने के बाद और इमरान की कठपुतली सियासत के बाद आज आप सब भुगत रहे हैं। आप वो सियासत भी अपना सकते हो, या अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रेनिंग पे रहे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़िलासफ़ी और नज़रिया को फॉलो करते हुए इनका मुकाबला पार्लियामान के अंदर भी कर सकते हो, पार्लियामान के बाहर भी कर सकते हो, पूरा निज़ाम पे ऐसे ज़ोर दिलवा सकते हो कि आप अपना सियासी आज़ादी भी हासिल कर सकते हो और मुआशी आज़ादी भी हासिल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि 3 साल से जिस तरीके से ये टांगे ये कठपुतली हुकूमत चलती आ रही है, आप सब गवाह हो किस तरीके से हमने उनको जलसे पे ललकारे थे,
किस तरीके से हमने ट्रेन मार्च के थ्रू ललकारे, किस तरीके से हमने अपने सियासी जलसे से उनको ललकारे थे और कैसे हमने फिर अपने माजी के मुखालिफ के साथ मिलके इनको ललकारे हैं। आपने ये भी ऑप्शन देखा, सोचा, इस पे तजवीज़ दिया गया आपको कि आप बॉयकॉट करो, आप छोड़ो नेशनल असेंबली को, छोड़ो पार्लियामान को, आप इलेक्टोरल मैदान को भी छोड़ो, आप बाई इलेक्शंस भी ना लड़ो। ये एक सोच था, ओपिनियन था। और फिर एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सोच है, एक माजी है जिस पे अमल करवाया गया, जिसके तहत आपने हुकूमत को पूरे मुल्क में चारों सूबों में बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेके शिकस्त दिलवाई, हिस्सा लेके शिकस्त दिलवाई। फिर उन्हीं सेनेट इलेक्शंस जिनको आपने बॉयकॉट करना था, जिनसे आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी से तकरीब में खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि हमारे पास ऑप्शंस थे कि बायकॉट करो, छोड़ो नेशनल असेंबली, मगर दूसरी जाने पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग थी। उनका कहना है कि खान साहब के दौर में हमारी इकॉनमिक ग्रोथ बांग्लादेश से भी पीछे है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।